माँ, तुम रो क्यों रही हो? बेटा तेरे नाना जी की तबीयत बहुत खराब है, हमें जल्दी से गांव जाना होगा। पर माँ, नाना जी को क्या हुआ? ललिता की बात सुनकर छोटा रौनक भी उदास हो गया। ये कहानी है ललिता और उसके 6 साल के बेटे रौनक की। ललिता के पति मुकेश की बहुत पहले ही मौत हो गई थी। मुकेश के जाने के बाद रौनक की जिम्मेदारी ललिता पर ही थी। वो मेहनत मजदूरी करके रौनक और अपना पेट पाल रही थी। उस दिन ललिता को पता चला कि उसके पिताजी की तबीयत बहुत खराब है और वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। ये सुनते ही ललिता ने फौरन कुछ कपड़ों की एक पोटली बनाई और रौनक को साथ लेकर रेलवे स्टेशन की तरफ पैदल ही चल पड़ी। माँ, हम ट्रेन से जाएंगे? हाँ बेटा, इस टाइम गाँव जाने के लिए कोई बस नहीं मिलेगी, इसीलिए ट्रेन से जाना पड़ेगा। अच्छा सुनो माँ, कुछ खाने को है क्या? बहुत भूख लग रही है। ललिता के घर से रेलवे स्टेशन की दूरी बहुत ज्यादा थी और पैदल चलते चलते रौनक को बहुत तेज भूख लगाई थी। ललिता ने अपनी पोटली खोली तो उसमें 2 सूखी रोटी रखी थी और साथ में एक प्याज था। सूखी रोटी देखकर रौनक का मुंह बन गया, लेकिन वो भी जानता था कि उसकी माँ ललिता और वो बहुत तेजी में स्टेशन के लिए निकले थे। रौनक ने चुपचाप रोटी और प्याज खाया और ललिता की गोद में ही सो गया। फिर थोड़ी देर बाद, उठ रौनक, देख ट्रेन आ गई, चल बेटा जल्दी उठ जा। अरे वाह, कितने दिन बाद आज हम ट्रेन में जाएंगे। रौनक को ट्रेन में बैठने की खुशी थी, लेकिन ललिता के आंसू थम नहीं रहे थे। उसे तो अपने पिता की चिंता सता रही थी। पूरे सफर के दौरान रौनक बस खिड़की के पास बैठकर बाहर की चीजों को निहारता रहा। वहीं ललिता बस सीट पर पीछे सिर टिकाए बैठी रही और अपने पिता की सलामती की दुआ करती रही। लेकिन ऊपर वाले को तो कुछ और ही मंजूर था। ललिता के पिता की मौत हो चुकी थी। उस दिन ललिता बहुत रोई। पिता का अंतिम संस्कार कर ललिता रौनक को लेकर वहाँ से चली आई। पिता के गम में वो ये बात भूल ही गई थी कि उसके साथ छोटा बच्चा भी है और रास्ते में। माँ, भूख लगी है। रौनक की बात सुनकर ललिता को होश आया। उसके पास रौनक को देने के लिए कुछ नहीं था। तभी वहाँ से एक आदमी गुजरा जो चिप्स और केक बेच रहा था। भैया, चिप्स है क्या? नहीं, चिप्स तो नहीं है, लेकिन बस ये एक केक बचा है। अच्छा, कितने का है? छोटे वाले तो सारे बिक गए, बस ये 60 वाला है। बताइए, दे दूं? ललिता ने अपनी साड़ी के पल्लू में लगी गांठ खोली तो उसमें कुल मिलाकर बस 40 रुपए ही थे, जिन्हें देखकर वो केक वाला खुद ही वहाँ से चला गया। रौनक भी समझ गया कि केक लेने के लिए उसकी माँ के पास पैसे नहीं है और खिड़की की तरफ देखने लगा। रौनक बहुत ही समझदार था, उसने अपनी माँ से फिर कोई जिद नहीं की। कई घंटों के सफर के बाद ललिता और रौनक अपने स्टेशन पहुंच गए। वहाँ पहुंचते ही रौनक रोने लगा। ललिता समझ गई कि अब रौनक से भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। तभी वहाँ एक दुकान से आवाज आई, पूरी सब्जी खा ले, 20 रुपए में ही है। उस आदमी की आवाज सुनकर ललिता को ऐसा लगा जैसे उसकी मुराद पूरी हो गई। ललिता ने सोचा कि वो 2 आलू पूरी खरीदेगी, एक रौनक खाएगा और एक वो भी खा लेगी। उसने भी तो 2 दिन से कुछ नहीं खाया था। ललिता ने 40 रुपए देकर आलू पूरी खरीदी। वे बहुत थोड़े से आलू और सिर्फ 2 ही पूरियां थी। ये देखकर ललिता ने अपना डिब्बा भी रौनक को दे दिया। रौनक ने पेट भरकर खाना खाया और फिर शाम को। माँ, पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है और 3 बार उल्टी भी हो चुकी है। इतना कहते ही रौनक बेहोश हो गया। ललिता फौरन उसे डॉक्टर के पास लेकर पहुंची तो डॉक्टर ने उसे बताया कि रौनक को फूड पॉइजनिंग हुई है। ललिता को समझते देर नहीं लगी कि ये सब उस आलू पूरी की वजह से हुआ है जो उसने रेलवे स्टेशन से खरीद कर रौनक को खिलाई थी। फिर पूरे 1 हफ्ते बाद जब रौनक की तबीयत में कुछ सुधार हुआ तो उसने अपनी माँ से कहा, माँ, वो आलू पूरी बहुत ही गंदी थी, मैं उसी से बीमार हुआ हूँ। पता नहीं मेरे जैसे और कितने बच्चे बीमार होंगे उन गंदे अंकल की आलू पूरी खाकर। रौनक ने लाख टके की बात कही थी, जिसे सुनकर ललिता सोच में पड़ गई। और फिर थोड़ी देर सोचने के बाद ललिता को उसके जीवन का मकसद मिल गया और नया रोजगार भी। ललिता ने स्टेशन के पास ही अपनी नई झोपड़ी बनाई और वहीं बड़ी सी कढ़ाई रखकर एकदम ताजी आलू की सब्जी और गर्मा गर्म पूरियां तलने लगी। आ जाओ, बस 20 रुपए में 6 पूरी और ढेर सारी सब्जी खा लो। उसकी बनाई आलू पूरी बहुत ही स्वाद बनी थी और सिर्फ 20 रुपए में अब वहाँ हर किसी का पेट भर रहा था। तभी वहाँ एक औरत आई, उसके साथ एक छोटा बच्चा भी था, जिसे देखकर रौनक ने कहा, आराम से खाओ और जितना जी चाहे उतना खाओ। इसे खाकर तुम्हारी तबीयत खराब नहीं होगी, क्योंकि ये आलू पूरी मेरी माँ ने बनाई है, उन गंदे अंकल ने नहीं। मासूम रौनक की बात सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग हंसने लगे और सामने खड़ा आदमी अपने बासी आलू पूरी के डिब्बे समेटने लगा। सुमित्रा, क्या बात है, तूने कटहल में इतना तेल भर दिया? रोहन और प्रिया ने सब्जी छुई तक नहीं। मालकिन, मैंने तो रोजाना की तरह ही सब्जी बनाई थी और कटहल को थोड़ा फ्राई करके बनाया था, शायद इसी वजह से तेल दिख रहा होगा। और मिर्च मसाले बिल्कुल भी नहीं डाले खाने में, बिल्कुल फीकी बना दी। ओ सुमित्रा, बात सुन, इसकी बातों को मत सुना कर। तेरे हाथ की सब्जियां बहुत स्वादिष्ट होती हैं। अभी बहू को पका पकाया मिल जाता है ना, इसीलिए उसे काम वालियों की कदर नहीं। जिस दिन तू कभी ना आए, एक फुल्का बनाने भी रसोई में नहीं घुसती। सब खाना बाजार से ऑर्डर होता है। अच्छा सुन, भिंडी की सब्जी रखी है, कल रात ये सब खाना खाने होटल चले गए, किसी ने सब्जी छुई तक नहीं। वैसे क्या बात है, तू थोड़ी परेशान लग रही है। अब तेरे आदमी की तबीयत कैसी है? अभी तो डॉक्टर ने पैर का बहुत खर्च बताया है, पता नहीं कोई रॉड डलेगी तभी ठीक होगा। अच्छा चलती हूँ माता जी। सुमित्रा एक गरीब औरत थी। जब से उसके पति के पैर का एक्सीडेंट हुआ है तब से वो मजबूरी में यहाँ कोठी में रोटी बनाने का काम कर रही है। सुमित्रा की मालकिन शोभा अच्छे स्वभाव की नहीं है, पर सुमित्रा अकेली ही कमाने वाली है, इसीलिए वो यहाँ काम करके 2 पैसे कमा लेती है। माँ, आज बहुत देर लगा दी, मुझे बहुत भूख लगी थी, घर में कुछ भी खाने को नहीं रखा है। माँ, ये क्या लाई हो? ये मैं भिंडी की सब्जी लाई हूँ। तुम्हें भिंडी पसंद है ना? मैं अभी तुम दोनों के लिए और तुम्हारे पापा के लिए रोटी सेक देती हूँ, फिर गरम गरम रोटी भिंडी के साथ खाना। सुमित्रा, आज मेरी इस हालत की वजह से तुम्हें कितने दुख झेलने पड़ रहे हैं। काश उस एक्सीडेंट में मैं मर ही जाता। खबरदार, जो ऐसी बात कही आज कह दिया, आगे से मत कहना। अरे तुम ही तो मेरा संसार हो,
तुम्हारे बिना तो हम तीनों नहीं रह सकते। देखना, एक दिन तुम जरूर ठीक हो जाओगे। सुमित्रा बहुत हिम्मत वाली थी। वो अपने पति को हमेशा हिम्मत देती रहती थी। पर एक दिन सुमित्रा की हिम्मत खुद ही टूट गई जब उसकी मालकिन ने अचानक से उसे नौकरी से निकाल दिया। पर मालकिन, कोई कमी है तो वो बता दो, मैं वो दूर कर दूंगी। ऐसे अचानक से आप मुझे नौकरी से निकाल दो कि मेरे पास कोई और घर भी नहीं है काम करने का। मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा मालकिन। अरे शोभा, एक बार सोच ले, अगली बेचारी को कितने समय से तूने काम पर रखा हुआ है और अचानक से तू इसे निकाल रही है। इसका पति वैसे ही बीमार है, घर में 2 छोटी छोटी बच्चियां भी हैं। ऐसे किसी के पेट पर लात क्यों मार रही है? माँ जी, आप चुप रहिए। आपको ज्यादा पता है या मुझे पता है इस घर का? सुमित्रा, मैंने तुम्हारा हिसाब कर दिया है। ये तुम्हारे इस महीने के 2 दिन आई हो, तुम ये 2 दिन के रुपए ले जाओ, कल से मत आना। सुमित्रा रोती हुई घर चली जाती है। घर पहुंचकर वो अपने पति को सारी बात कहती है। वो भी ये सब सुनकर बहुत परेशान हो जाता है। अचानक से सुमित्रा को कौन काम देगा? हर कोई एकदम से विश्वास भी नहीं करता, और वो भी एक रोटी बनाने वाली पर। सुमित्रा शाम का खाना बना रही थी कि तभी उसके दरवाजे पर खटखट होती है। अरे माता जी, आप? और इस समय? आइए, अंदर आइए। सुमित्रा, आज सुबह शोभा ने जो भी किया उस बात से मुझे बहुत ठेस पहुंची है। मैं मंदिर के लिए निकली थी, पर मेरा मन मंदिर में भी नहीं टिक रहा था, इसलिए मैं तुमसे मिलने चली आई। मैं शोभा को तो नहीं सुधार सकती, पर मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहती हूँ, अगर तुम मानो तो। जी बोलिए माता जी। सुमित्रा, ये 10,000 रुपए रख ले और इनसे खुद का कोई खाने का ठेला लगा ले। वैसे तू छोले भटूरे बहुत ही अच्छे बनाती है, अगर तू चाहे तो छोले भटूरे का ठेला शुरू कर सकती है। आजकल लोग छोले भटूरे खाना बहुत पसंद करते हैं और आगे सर्दियों के दिन भी आ रहे हैं, तो तेरी अच्छी खासी बिक्री शुरू हो जाएगी। पर माता जी, आप मुझे इतने सारे पैसे दे रही हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। सुमित्रा, ये पैसे मेरे खुद के हैं, मैंने जोड़े हुए थे, और फिर इन रुपयों की मेरे से ज्यादा तुझे जरूरत है। अब तू देर मत कर, इन रुपयों से जल्दी से छोले भटूरे का ठेला शुरू कर दे, फिर मैं गरम गरम छोले भटूरे खाने आऊंगी। उन रुपयों को देखकर सुमित्रा के मन में हिम्मत जाग जाती है और वो माताजी को दिल से शुक्रिया करती है। आज मुसीबत की इस घड़ी में माताजी उसके लिए ईश्वर का रूप बनकर आई थी। माताजी की सलाह सुमित्रा और उसके पति को ठीक लगती है, और अगले ही दिन सुमित्रा छोले भटूरे का ठेला लगाने के लिए सारा सामान इकट्ठा कर लेती है, और 2-3 दिन में ही उसका छोले भटूरे का ठेला शुरू हो जाता है। पहले तो कभी नहीं देखा, लगता है बाजार में ये छोले भटूरे वाली नहीं आई है। भैया, बहुत ही स्वादिष्ट छोले भटूरे बनाती है, साथ में प्याज, चटनी, अचार और बूंदी का रायता भी 1 प्लेट खाई थी कल मैंने। भैया सचमुच आनंद आ गया बता रहे। अच्छा, एक काम करते हैं, 1 प्लेट खा लेते हैं चलकर, गरम गरम है, मजा आ जाएगा। 2 प्लेट छोले भटूरे देना और प्याज और अचार ज्यादा कर देना। ठीक है, अभी देती हूँ। आप दोनों के लिए भैया जी। हमें भी 1-1 प्लेट छोले भटूरे लगा दो, भटूरे थोड़े करारे देना है। सुमित्रा का छोले भटूरे का ठेला चल पड़ता है। उसमें नया आत्मविश्वास पैदा होता है। धीरे धीरे वो छोले भटूरे के ठेले से अच्छे पैसे कमाने लगती है और एक छोटी दुकान किराए पर ले लेती है। अब सुमित्रा की छोले भटूरे की दुकान थी, उसके साथ साथ गाजर का हलवा, मूंग की दाल का हलवा, गुलाब जामुन और कुछ मिठाइयाँ भी बेचनी शुरू कर दी थी। सुमित्रा ने काफी अच्छे पैसे कमा लिए थे। एक दिन वो माताजी से मिलने गई। नमस्ते मालकिन, वो माताजी से मिलना था। माँ जी का 15 दिन पहले स्वर्गवास हो गया। शुगर बढ़ गई थी और फिर काफी तबियत खराब होने की वजह से डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। कुछ काम था माँ जी से, मुझे काम से जाना है, मुझे देर हो रही है। माताजी के गुजरने की खबर सुनकर सुमित्रा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आज उन्हीं के कारण उसके पास पैसे और काम था। सुमित्रा जो रुपए माताजी को वापस करने गई थी, उन रुपयों से वो गरीबों में माताजी के नाम का दान करती है ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। सुमित्रा के पति के पैर का ऑपरेशन भी ठीक ठाक हो जाता है। अब दोनों पति पत्नी मिलकर छोले भटूरे की दुकान चलाते थे। पर आज भी सुमित्रा माताजी के एहसान को नहीं भूल पाई थी, इसीलिए वो उनकी याद में महीने में 1 दिन छोले भटूरे बनाकर गरीबों में बांटती थी।